बहुत लेट हो गया आज वीडियो बनाने में, क्योंकि आज बहुत व्यस्त है आज कॉलेज के काम में। और आज ईपीएस का एक चैप्टर है यूनिट सेकेंड का, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड का एक चैप्टर है ये, जिसका नाम है बिजनेस प्लानिंग, मतलब व्यवसायिक नियोजन। आज जब आप यही चैप्टर बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको केवल प्लानिंग। तो इस दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो चैप्टर है सेम है, और थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। आइए इस चैप्टर से अपने रूल्स के मुताबिक क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन आता है, कुछ मैं बताता हूँ। तो इस चैप्टर को पहले समझिए, बढ़िया से देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा, निश्चित समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित तौर पे मुझे आप कमेंट करें, मैं उसके निदान का पूरी प्रयास करूँगा। तो इस क्वेश्चन में सीबीएसई में बराबर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ प्लानिंग, मतलब नियोजन की प्रकृति बताइए। तो आज हम पहले यही शुरू करेंगे। उसका सेकेंड क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बड़ा पूछता है, वह कहता है कि नियोजन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, मतलब कि ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ या डिफाइन प्लानिंग या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मतलब नियोजन एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है, या आप कैसे कहेंगे। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आता है कि नियोजन प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया यानी प्रोसेस के बारे में बताइए। मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन या कुछ चैप्टर में बताया था कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है और प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब कोई काम एक से अत्यधिक माध्यमों से, माने ज़्यादा चीज़ से किया जाए। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर पेन है, ये देखिए वाइट कलर कटिंग है, तो किसी ने इसे कटिंग किया हुआ, किसी कलर किया हुआ, इंक भरा, तब तो मार्केट में है ना। तो ये एक काम एक बार में नहीं हो कि बहुत कंडीशंस में होते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है आपको 2015 एंड 16 में, ये मॉडल सेट में बराबर हर मॉडल सेट में क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। नियोजन की परिभाषा दे एवं इनकी विशेषताओं को बताए। याद रखिए ईपीएस के बुक में इसकी विशेषता फीचर्स नहीं दिए हुए हैं, फीचर्स दूसरे जगह से यानी आपको बिजनेस स्टडीज से मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन देखना चाहिए। और इसी क्वेश्चन को सीबीएसई में पूछ देता है कि नियोजन में कौन कौन से कदम यानी प्रोसेस को स्टेप लिखता है वो, ठीक ना। तो कौन कौन से स्टेप है इन्वॉल्व से बताइए। ये सीबीएसई 2009 में पूछा था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई जो 4-5 है, वो 4-5 क्वेश्चन आपको अभी नहीं बताएंगे, वो आपको वीडियो के मिड में, कुछ लास्ट में, कुछ बाद में बताएंगे। हमको निश्चित याद रहेगा, वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने ग्रुप में शेयर भी करें, ताकि आपको जितनी अच्छी वीडियो मिलता रहे ये दूसरे को भी मिले। थैंक यू। तो आइए देखते हैं प्लानिंग के बारे में और समझते हैं। पहला मतलब है कि व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है। तो किसी भी वर्क को जो करते हैं ना, उससे पहले सोचने का जो प्रोसेस है, जो सोचते हैं कि यार सर के यहाँ कोचिंग जाना है, कोचिंग जाने में दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ जाना है, साइकिल से जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है, 5 बजे उठना है वगैरह, जो भी आप प्लानिंग कुछ बिफोर करते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं, वो आपको प्लानिंग होंगे, यानी उसी को लोग नियोजन कहते हैं। तो इसको हम यह कह सकते हैं कि कोई काम करने से पहले मन में जो विचार आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे। तो यहाँ पे कॉपी उठाइए और एक चीज लिखते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। बोलो, ये पहला क्वेश्चन है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है। ए प्लानिंग इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज, यह स्टेटमेंट किसने दिया है, तो यह स्टेटमेंट एलन ने दिया है। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है और बराबर पूछता है। पिंजरा में अगर कोई फंस जाए तो फरफराने लगता है, निकलने का मौका नहीं मिलता, यानी इसको उस तरह से सोच के बनाया जाता है कि किसके लिए केज है और कौन इसमें फंसेगा। तो अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हम लोग ग्राहक और उसके रुचि फैशन को देखते हुए अपने प्लानिंग को बनाते हैं। तो याद करिए, एलन महोदय का डिफिनेशन है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया है कि पिंजरा है, यानी ए प्लान इज अ ट्रैप टू द कैप्चर ऑफ फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज एलन का। तो याद हो गया ना, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें लड़ जाएगा ना, आपका दिखा गया पूरा वीडियो, समझिए तो मेहनत जो है, परेशानी जो समय देते हैं वो सच जाएगा। तो प्लानिंग के बारे में कह सकते हैं कि कल के कार्य को आज ही निर्धारित करना प्लानिंग है, कि कल जो वर्क करेंगे वो आज ही सोच ले, प्लानिंग है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लानिंग कभी भी सोच विचार के ही होता है, बिना सोचे विचारे प्लानिंग कभी होता ही नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि एक मेंटल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस, यानी एक मानसिक प्रक्रिया। गुड। तो प्लानिंग का एक और आपको बता दे बाबू,
M.E. हर्ले है जिनका डिफिनीशन है। ये कभी भी जब इसका चैप्टर का लिखेंगे डिफाइंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो कम से कम 2 राइटर के नाम के साथ जरूर लिखेगा। तो हर्ले महोदय ने कहा है कि क्या करना चाहिए इसका पहले से ही तय किया जाना प्लानिंग है। मतलब वर्क करने से पहले डू डिड डन होता है ना, किया, करूँगा, करेंगे, इससे पहले उसके बारे में थिंकिंग करना, सोचना ही आपको प्लानिंग है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों के चयन किया जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिए जॉर्ज टेरी क्या कहे हैं। क्या करना चाहिए तथा पहले से ही तय किया जाना नियोजन है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों में से चयन किया जाना नियोजित निहित होता है। नियोजित नहीं, क्या होता है? निहित मतलब होता है उसमें इंक्लूड होना। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव एलन वाला लिख लीजिए। एलन ने डिफिनेशन दिया है कि भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। रिवियर डिफिनेशन सब याद करना चाहिए। चलिए, तो पहला जो मैं क्वेश्चन बोला था लॉन्ग वाला, वो क्वेश्चन क्या था आपके सामने में? क्वेश्चन था लॉन्ग वाले में कि नियोजन की प्रकृति का वर्णन करें और राइट या डिस्क्राइब द नेचर ऑफ प्लानिंग। आइए पहला इसके नेचर पे ही बात करते हैं, या ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से उसको समय पर डील कर सकते हैं। इसका जो लक्षण या प्रकृति या विशेषता जो कहते हैं, फीचर में भी यही लिख सकते हैं, विशेषता में भी यही लिख सकते हैं। अगर यह नहीं लिखा मन हो तो आप इसको बिजनेस स्टडीज बुक का लिख सकते हैं विशेषता। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, मतलब नियोजित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। निर्धारित उद्देश्य क्या है? निर्धारित उद्देश्य डिफिनिट है, डिफिनिट ऑब्जेक्ट एंड गोल्स। चश्मा नहीं है, रात का समय हो सकता है कुछ गड़बड़ पड़े, इसलिए मैं बार बार प्रयास करूंगा। तो डिफिनिट क्या उद्देश्य है? कहता है नियोजन का उद्देश्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाना है। ये कहने का मतलब ये समझता है कि प्लानिंग यूं ही नहीं होता है, पहले उसका गोल डिफिनिट होता है। जब गोल उसका डिफिनिट हो जाता है तो उसी के अनुरूप प्लान किया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए उसका प्लानिंग गड़बड़ नहीं होता है। जो इसका टॉपिक नंबर 2 देखेंगे, 2 में है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब था पूर्वानुमान करना। कौन काम कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, इसी को हम फॉरकास्टिंग कहते हैं। समझ गए? तो इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे? पहले टॉपिक लिखना नंबर 2 पूर्वानुमान, फॉरकास्टिंग तक लिखिएगा आप क्वेश्चन में। नियोजन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भविष्य के बारे में देखना अर्थात पूर्वानुमान लगाना होता है। फ्यूल महोदय ने कहा है कि नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वो अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन हो, मध्यकालीन हो, इस पर आधारित होता है। नहीं माने अल्पकालीन शॉर्ट पीरियड के लिए, मिडिल पीरियड के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए इसका विशिष्ट विश्लेषण यानी सिंथेसिस होता है। इसी को हम लोग ये इतना ही परिभाषा दी है फ्यूल महोदय ने, इसीलिए यह फोरकास्टिंग बेस्ड होता है यानी पूर्वानुमान बेस्ड होता है। नंबर 3 में एकता यानी यूनिटी। देखिए, एक समय में कहा गया कि एक समय में एक ही योजना को क्रियान्वित की जा सकती है और ज़्यादा विभिन्न योजना एक समय बनाने से योजनाओं में कन्फ्यूज़न होगा, भ्रांतियाँ होगी, इसलिए एक से कितनी योजना बनानी चाहिए? केवल एक योजना बनानी चाहिए। नंबर 3 है आपके सामने में विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। जब आप काम करने के लिए आते हैं मेरे भाई, तो आपको एक समय में बहुत सारे काम आपको मिलते हैं, विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाएं मिलते हैं, मगर जो प्लानर होता है वो देखता है कि इसमें कौन सा वे हमारे मिशन के लिए, हम मेरे गोल्स के लिए अच्छा है और हम उसी का चुनाव करें। वो दूसरा गोल्स का चुनाव नहीं करते हैं, जो उनको सटीक लगता है काम के लिए उनके गोल का चुनाव करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे पहले नंबर में? यूटिलिटी हो गया, सिलेक्शन ऑफ द गोल्स हो गया, वैकल्पिक जो क्रियाएं होती है उसमें से आपको बेस्ट क्रिया का चयन करना है। नेक्स्ट है नियोजन की सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब होता है जो हर एक स्तर पे हर एक जगह प्लानिंग की नीड्स होनी चाहिए। तो इसको आइए हम बढ़िया से समझाते हैं सर्वव्यापकता के बारे में और इसको कैसे करेंगे और क्या करेंगे। नहीं, तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है आपको कि नियोजन का 5वां लक्षण इसकी सर्वव्यापकता का होना है। कोई व्यक्ति चाहे कंपनी का अध्यक्ष हो, साधारण फोरमैन हो, संगठन हो, मिडिलमैन हो, हर जगह विदाउट प्लानिंग किए हुए अपने काम को अंजाम वो देगा तो मुंह भर गिरेगा और उसका प्लानिंग खराब होगा। नहीं, उसका प्लानिंग करना नेसेसरी है। किसी भी कार्य में
प्लानिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात और मेरे भाई याद करो कि प्लानिंग का टाइप क्या होना चाहिए, किताब में नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब ये साइंस का तो प्लानिंग नहीं है ना, समीकरण नहीं है ना, जो वही होगा। ये कॉमर्स है, कॉमर्स का प्लानिंग होता है फ्यूचर बेस्ड होता है, यानी भविष्य आधारित होता है, और भविष्य किसी का निश्चित नहीं होता। अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मर जाऊँ, तो भविष्य क्या है, सर्टेन नहीं होता है। आपके साथ, हमारे साथ भी साथ देखते कभी कुछ हो जाता है, तो फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। ऐसे समय में जब फ्यूचर आपका अनसर्टेन हो तो क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबल प्लान ही बनाना चाहिए। फ्लेक्सिबल प्लान बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो, कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो। नहीं, चलिए तो आप समझ गए कैसा प्लान होना चाहिए, लचीला और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर कहता है इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, पारस्परिक निर्भरता होना चाहिए। पारस्परिक निर्भरता का मतलब किससे निर्भर, यही क्वेश्चन आएगा। तो कहता है जैसे एक बड़ी कंपनी या फर्म ले लीजिए, उसमें परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, नहीं, ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नहीं, चलिए तो अभी जैसे हम लोग समझ रहे थे पारस्परिक निर्भरता के बारे में, उसमें सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिटर्न डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये सबके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बीएसटी का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, कोऑर्डिनेशन टॉपिक, उसमें देखेंगे। जब ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तो प्लान उनका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो प्लान बनाएंगे ना वो प्लान ही रह जाएगा। तो इसमें उसकी ज़रूरी है कि सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो। तो आपको इस तरह से मैंने बता दिया नेचर का 7 पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 8 देखिए। 8 में कहता है प्राइमरी फैक्टर्स, यानी प्राथमिक कार्य। तो कहता है क्वेश्चन में कि प्लानिंग क्या है, सबसे पहले प्लानिंग है, इसीलिए प्लानिंग खुद ही प्राथमिक कार्य है। तो नियोजन एक प्रबंध प्राथमिक कार्य है। किसी भी प्राथमिक प्रक्रिया में नियोजन को सबसे पहले एवं प्रमुख स्थान दिया जाता है, और उसके बाद ही कोई काम होता है। अतः प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फैक्टर है। याद रखिए, जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, प्लानिंग डैश चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसका आंसर लिखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलेगी। जब तक आपका बिजनेस होगा तब तक आपका प्लानिंग होगा। तो क्या होगा, यह 3-4 आंसर बताते हैं। यह एक प्राइमरी फैक्टर है, प्राथमिक क्रिया है। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा एक मेंटल प्रक्रिया, यानी यह मानसिक कसरत है, मानसिक क्रिया है, मेंटल एक्टिविटीज़ है। चलिए तो इस पर समझ गए। आगे पॉइंट नंबर 9 लिखेंगे कि बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया, भी बोले थे ना मैं कि नियोजन प्राथमिक रूप में एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। इसको इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस क्यों दिया गया, पागल आदमी प्लानिंग नहीं करता है, प्लानिंग वही करेगा जिसके पास दिमाग होगा। तो यह मेंटल प्रोसेस है। और क्योंकि योजना बनाने वाले को संभावित कार्य विधियों विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन होता है, उसके पास विकल्प तो बहुत ही होते हैं, मगर उसमें से किसका चयन करना पड़ता है, बढ़िया का, इसीलिए यह मेंटल प्रोसेस है। और नंबर 10 और लास्ट इसका प्रकृति है, वह है नियोजन एक व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक मतलब एक्सेप्टेबल होना चाहिए, समाज हर वर्ग आपको एक्सेप्ट करेगा। ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। नियोजन में समय तत्व अधिक महत्व रखता है। नियोजन एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, मतलब यह रोड मैप की तरह है, पहले वो प्लानिंग काम करता है। नियोजन प्रबंधकों की कार्य कुशलता का आधार है, यह बेस है कार्य कुशलता का, क्योंकि यह बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है, इसीलिए यह सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है। पूछ देगा कि नियोजन जो प्लानिंग है यूनिवर्सल है कैसे, तो इसका यही आंसर होगा कि यह हर एक प्रदर्शक को कार्य कुशल बनाने में मार्गदर्शक का काम, कह सकते हैं पथ प्रदर्शक का काम, टॉर्च की तरह रोशनी दिखाता है कि आगे तुमको क्या करना है, रोड मैप है ये, इसीलिए यह यूनिवर्सल है। आगे यह सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाता है, असीमित साधनों का नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन था मेरा, जो आपको बताए थे, नियोजन की प्रकृति बताइए या प्रक्रिया संक्षिप्त चर्चा कीजिए, तो आप लोग समझ गए होइएगा। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, वह प्रोसेस या टेक्निक स्टेप ऑफ द प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया तकनीकी या चरण बताइए। नियोजन जो है किसके बाद कौन सा कब क्या करते हैं तो बताइए। देखिए प्लानिंग एक होता है कार्य से पहले प्लानिंग होता है, एक कार्य के बीच में भी प्लानिंग होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, व्यवसाय का पैमाना, आकार, प्रकृति, चाहे जो भी हो, मतलब बिजनेस लार्ज स्केल पे हो, स्मॉल स्केल पे हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह हमको प्लानिंग का नीड्स आता ही है, यानी प्लानिंग हम लोग करते ही हैं। तो इसके निश्चित तौर पे कोई ना कोई स्टेप होगा। नहीं तो क्वेश्चन लिख लीजिए, प्लानिंग के क्या स्टेप है, यानी नियोजन की प्रक्रिया, तकनीकी या चरण क्या है, ये तीनों का यही आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देंगे
कि राइट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, स्टेप ऑफ प्लानिंग, नहीं टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो सब स्टेप ऑफ प्लानिंग, इसका यही आंसर लिखिएगा, टाइप्स नहीं स्टेप। चलिए पहला जो स्टेप इसका होता है यानी चरण जो होता है वह उद्देश्य का सुनिश्चितीकरण यानी फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किया जाता है तो उसके दिमाग में पहले गोल होता है, लक्ष्य होता है, नहीं तो कहता है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उपक्रम का उद्देश्य स्पष्ट और सुनिश्चित किया जाता है। उद्देश्य स्पष्ट होने से नियोजन प्रभावी नहीं हो जाता है। उद्देश्य क्योंकि अल्पकालीन यानी कम समय के लिए, मध्यकालीन कम समय के लिए या दोनों के लिए किया जाता है, नहीं। सूचनाओं का एकत्रीकरण और विश्लेषण, जो भी प्लानर होते हैं उस बिजनेस या व्यवसाय जिसका प्लानिंग करने के लिए चलते हैं उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करता है। उद्देश्य निर्धारित कर लेने के बाद उसकी पूर्ति के अनुरूप विभिन्न सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। इन सूचनाओं को विश्लेषित करके योजना का कार्यक्रम तय किया जाता है, नहीं तो ये इसका सेकेंड स्टेप है, समझ गया होइएगा। थर्ड स्टेप इसका होता है वैकल्पिक तरीके। वैकल्पिक तरीके का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स। अल्टरनेटिव सोर्स का मतलब देखिए अभी बहुत पसीना आ रहा है, क्या होता है कि फैन चलाते हैं तो घर घर का वीडियो में आवाज़ होता है, तो स्टूडेंट लोग कहता है सर आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, मेरा भी आवाज़ आजकल गड़बड़ चल रहा है। तो इसके लिए हम फैन को बंद करते हैं, गर्मी में झेलना है फिर फैन कर रहे हैं। आपका जिम्मेवारी बनता है कि शेयर करें, लाइक करें और दूसरे से सब्सक्राइब करवाएं ताकि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया पसीना में भी वीडियो बना के दूँ, नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है कि वैकल्पिक तरीकों का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ये नहीं तो दूसरा कोई और, तू नहीं तो कोई और सही, ठीक ना। तो कार्य उद्देश्य प्राप्ति के कई वैकल्पिक तरीके उपलब्ध हुआ करते हैं। इन तरीकों का मूल्यांकन यानी इसकी जो विधि, लागत, इफेक्ट आदि पर ध्यान दें। देखिए कार्य करने का प्रोसेस जो है ना अगर ज़्यादा कठिन हो, जटिल हो तो हमको कुछ आसान वाला चीज़ खोजना चाहिए। उसके बाद कहता है कि अगर कॉस्ट ही ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ आपको मिल रहा है 50,000 रुपये में वही चीज़ दूसरे को मिल रहा है 55,000 रुपये में, कॉमर्स का 10 रुपये का अंतर हो, दुकान को छोड़ दो, तो हम लोग चीपेस्ट एंड बेस्ट पर ध्यान देंगे। तो यह आपको कौन आ गया 3 नंबर। 4 नंबर है नियोजन की सीमाओं का अध्ययन, स्टडी द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नियोजन भविष्य के लिए बनाया जाता है, नहीं हमेशा नियोजन किसी लिए भविष्य के लिए। आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बताते हैं, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नियोजन होता है प्लानिंग इज फॉर पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, सभी के लिए। इसका आंसर होगा भविष्य के लिए। नियोजन होता है भविष्य के लिए। ऐसी क्वेश्चन देखिए नियोजन आधारित होता है, बेस्ड ऑन अगर रहेगा तो इसका आंसर लिखिए सभी के लिए। ये छोटा सा टेक्निक बात है और बच्चा सभी के लिए मार के आ जाता है तो गलती होता है। नियोजन होता है फ्यूचर के लिए, आधारित होता है सभी के लिए, ठीक है। तो आइए आगे हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4 में नियोजन की सीमाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लिमिटेशन। तो कहता है भविष्य के लिए बनाया जाता है, अतः सर्वोत्तम वैकल्पिक तरीके का चुनाव कर लेने के साथ ही इसकी सीमाओं का अध्ययन भी कर लेना चाहिए, ठीक है ना, और उसमें क्या गुंजाइश होने वाला है उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। आगे नियोजन का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग। जब मुख्य उद्देश्य जो मेन ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो जाए तो उसके बाद हम लोग को काम के अनुसार उसको फॉर्मुलेशन करना चाहिए यानी पहलू तैयार करना चाहिए, किसके बाद कौन काम। उप योजना यानी सब प्लान भी करना चाहिए। और मेन प्लान कहीं छूट गया या डिफर हो रहा है, एक छोटा सब प्लान भी रखना चाहिए आदमी को। सब प्लान का मुख्य योजना की सहायता के लिए उसके उप योजना तैयार करनी चाहिए ताकि उद्देश्य की प्राप्ति सुगम एवं आसान हो जाए। ये उप योजनाएं कहलाती है। उप योजना मतलब बड़ी योजना का सहायक योजना, छोटी सी योजनाएं रहनी चाहिए, उसको उप योजना कहते हैं। 7 नंबर पॉइंट है क्रियाओं का समय निर्धारित करना। कहता है एस्टैब्लिशिंग टाइम लिमिट। टाइम लिमिट करने में क्या होता है, कार्य करने में अच्छा होता है, काम करने में। तो योजना का क्रियान्वयन जो वर्क प्रोसेस शुरू होता है वहाँ से कंप्लीट होने के समय तक एक कोई ना कोई आपको टाइमिंग फिक्स करना चाहिए और उसी टाइम के अनुसार हम लोग को कार्य को करना चाहिए। आगे इवैल्यूएशन, बच्चा कॉमर्स का रिवैल्यूएशन में समझना है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, और इवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन। तो पुनर्मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। तथा नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हमेशा चलता रहता है, अतः इसके कार्य के बारे में हम लोग को प्लान नहीं करना, इवैल्यूएशन करना चाहिए, बल्कि हमेशा मूल्यांकित करते। इवैल्यूएशन मूल्यांकन का मतलब क्या होता है,
किए गए काम को ध्यान में रखना और काम जो हो रहा है उसके बारे में सोचना देखना इवैल्यूएशन है। मतलब जो काम हो रहा है ना उस पर रेक्टिफाई नहीं करते, उसको हम देखते हैं कि प्रॉपरली जो आप जो काम सोचा है या जो ग्राफ बनाया है ठीक काम उसी की तरह हो रहा है या उसमें कुछ अंतर हो रहा है, दैट इज इवैल्यूएशन। तो अच्छी आइए नियोजन की तकनीक या स्टेप, उम्मीद है कि आप लिख लीजिएगा और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया। एक तीसरा क्वेश्चन बोला था नियोजन की परिभाषा दे, बता दीजिए नियोजन की परिभाषा दे, इसकी विशेषता को बताइए। देखिए विशेषता अगर आप दूसरे बुक में देखेंगे यानी बीएसटी के बुक में देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा डिफिनिट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स जो यहाँ नीचे में था। दूसरा फॉरकास्टिंग, अभी बोले ना फॉरकास्टिंग, यूटिलिटी मतलब एकता, विभिन्न वैकल्पिक क्रिया सर्वोत्तम का चयन, ये सब देख लिए। यानी जो प्रकृति हो रहा है नियोजन के लाभ हो रहा है, प्रकृति हो रहा है ना वही उसकी विशेषता भी है, तो आप उसके विशेषता में भी प्रकृति नेचर को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये विशेषता आपके क्लियर हो गए। तो नियोजन के, अब देखिए नियोजन के टाइप्स अगर पूछ दे कि नियोजन के प्रकार क्या है, तो ये भौतिक क्रिया सबका भौतिक लेवल यानी क्वेश्चन कर सकते हैं फिजिकल प्लानिंग होता है, नहीं फंक्शनल प्लानिंग होता है। इससे अच्छा है कि आप इसको टाइम बेसिस स्टडी कर दीजिए, मतलब मीडियल टर्म, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड। टाइम बेसिस पे करेंगे तो पहला तो आपको ये याद होगा और दूसरा आपको अपने मन से बना के लिख सकते हैं। नहीं आइए हम बात करते हैं अब एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछता है बराबर नियोजन की सीमाओं का वर्णन करें, माने राइट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सीमाएं नियोजन का क्या सूत्र देखिएगा। नियोजन का सर्वाधिक महत्व होते हुए भी कुछ विद्वान से समय एवं धन की बर्बादी मानते हैं, मगर मैं इसे नहीं मानता। याद रखिएगा प्लानिंग करना समय की बर्बादी नहीं है। सोचे सोए सोए कौन आदमी बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। हमेशा आपको प्लानिंग करना चाहिए, समय की बर्बादी नहीं है। उसका कहना है कि व्यावसायिक योजनाएं अनिश्चित एवं अस्थिर परिस्थितियों की पृष्ठभूमि है। आइए हम लोग जब बात करते हैं लिमिटेशन पे तो बिना बात बनाए हुए आपको केवल लिमिटेशन बताते हैं, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लिमिटेशन नंबर फर्स्ट होता है कि पूर्वानुमान पदार्थ बेस्ड ऑन फ्री फॉरकास्टिंग में कहता है नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित होता है और पूर्वानुमान यथार्थ नहीं होता है। यदि परिस्थितियां अनुमान से अलग हो जाए तो नियोजन धराशायी हो जाएगा। जोड़ी थोड़ी है, हम लोग कब समझे थे कि साल जून में इतनी बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगा, नहीं तो प्लानिंग कभी कभी धराशायी हो जाता है। आपके सोचे कि प्रतिकूल अगर परिस्थिति आ जाए तो नियोजन बर्बाद हो सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिक्स जो है ना वो स्थिर होता ही नहीं है। सरकार बदलना जाना नहीं, सरकार बदल जाता है, सरकार बदलेगा तो आपको तकलीफ होगी, जो आपकी प्लानिंग हुआ बीच में बदल जाएगा। लॉकडाउन हुआ, बिजनेसमैन बाप किया, नहीं हम लोग का तो कोई स्थान ही नहीं था। तो सरकार की औद्योगिक आर्थिक मौद्रिक नीति यानी इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये बदल जाते हैं। सरकारी बदल कुछ चेंजिंग हो जाता है जिससे आपको प्रॉब्लम होना तय है। तो लिख सकते हैं कि सरकार की नीतियाँ बदलने के कारण व्यवसायी वर्ग में उनको भी अपना स्ट्रेटेजी बदलना पड़ता है। यही कारण है कि नियोजन फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। आगे पहल क्षमता की कमी, कहता है नियोजन के चलते प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्ण निर्धारित लिख पर चलने की मजबूरी होती है, जिससे चलते चलते हुए किसी कार्य को पहल नहीं कर पाते हैं। इससे लाभदायक अवसर भी छूट जाता है। कहता है कि प्रॉफिट अर्न करने का टाइम भी आता है और चूंकि उसका एक निश्चित रूट होता है जिसके कारण उसमें पहल करने की क्षमता के कारण वो लाभ कमाने का जो टाइम है वो वेस्टेज हो जाता है। आइए पॉइंट नंबर तीसरा समझते हैं, लोचशील का अभाव यानी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो कहता है कि व्यवसायिक कार्यपाल पर्यावरण से बंधे होते हैं जो हर समय करवटें बदलते रहते हैं। देखिए ये पॉइंट्स चूंकि हमको पुराना है तो लिख देते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। लोचशील प्लानिंग होता ही, मैंने यहाँ कहता है लोचशीलता का अभाव होता है, यानी जो प्लान बनाता है ना वो उसी पर चलना, कठोरता से चलाता है, वो बदलता नहीं है। जहाँ हमको चूंकि अब यहाँ डिमेरिट लिखना है तो आपको क्वेश्चन पुराना एक लेंथ में क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए बच्चों। तो जब आपको लेंथ पुराने के लिए लिखिएगा कि क्या लिखेगा, लोचशीलता का अभाव कहिएगा, लिखिएगा कि चूंकि प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी परिवर्तन के चांसेस काफ़ी नगण्य होते हैं, शून्य होते हैं, कम की मात्रा में होता है, जिससे कारण वो अपने प्लानिंग को नहीं बदल सकता या नहीं बदल पाता है। अतः नियोजन में लोचशीलता का अभाव होता है। नेक्स्ट खर्चीली प्रणाली, नियोजन एक खर्चीली प्रणाली है और इसे छोटा व्यापारी वहन नहीं कर सकता है और विश्लेषण में सर्वोत्तम का चुनाव करना सबके लिए आसान नहीं होता है। अतः यह व्यर्थ है, बेकार की चीज़ है।
देखिए दोष लिखिएगा तो गुण को भूल जाइएगा और केवल दोष लिखिएगा नहीं। नेक्स्ट, दोषपूर्ण तकनीक। यदि नियोजन के लिए सही आधार बेस का चुनाव नहीं हो सका तो सारी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण हो जाती है। यानी अगर बेस खराब हो जाए तो देश खराब हो जाएगा नहीं। एक आदमी बदल दिए, देखिए पूरा इंडिया काम मांग रहा है। नेक्स्ट 7 नंबर में, विपरीत परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त। विपरीत परिस्थिति मतलब क्या क्या होता है? अनफेवरेबल टाइम नहीं, अनफेवरेबल सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन नहीं। नियोजन वैसी परिस्थितियों में अनुपयुक्त होता है जब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका पूर्वानुमान पहले से कर पाना मुश्किल होता है। यह किसी भी स्थिति में होता है और यह केवल प्लानिंग का दोष नहीं, यह सबका दोष है। आगे है, कुछ व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त। फैशन, शेयर बाजार, सूचना तकनीक, सॉफ्टवेयर, इस सब सेक्टर में प्लानिंग जो है ना ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट प्रत्येक दिन सुबह में खुलता कितना पर, बंद होता कितना पे, तो ये अनुमान प्रायः गलत हो जाता है। तो हम लोग को इस अनुमान से थोड़ा सा बचना चाहिए। आइए आप कुछ भी वे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, इंड हो गया चैप्टर, और ऑब्जेक्टिव जो बताते हैं 4-5 ऑब्जेक्टिव, अब ये आप कॉपी पर लिख लीजिए, इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा और फिर बताते हैं। आंसर भी हो सके तभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहला, नियोजन होता है प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल ऑफ दिच। किस चीज़ के लिए होता है बताइए? प्लानिंग। तो इसका आंसर होगा भाई मेरे, प्लानिंग सभी समय के लिए होता है, चाहे शॉर्ट पीरियड हो, लॉन्ग पीरियड हो, हर स्थिति में प्लानिंग होता है। नेक्स्ट, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, पहले भी बताया था मैं। ए प्लान इज द ट्रैप ऑफ द कैप्चर द फ्यूचर। ये किसका परिभाषा है? एलन का परिभाषा है। एक क्वेश्चन जो पहले नहीं बताया था ये रहा, देखिएगा। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? किसके अनुसार? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। याद रखिए 4 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन को अब ऐसे पूछेगा, प्लानिंग 4 प्रकार के होते हैं, यह किसका कथन है? तो जॉर्ज आर टेरी का। विकल्प में एलन भी रहेगा, तो एलन को नहीं बताना है, जॉर्ज आर टेरी को बताना है। और लास्ट, नियोजन होता है प्लानिंग इज, अभी बता दें, नियोजन होता है पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। क्या मानेगा? फ्यूचर के लिए। और नियोजन आधारित होता है ऑल ऑफ दिस के लिए। नियोजन है प्लानिंग इज नेसेसरी, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, ये लिखेंगे आवश्यक है। एक क्वेश्चन जो 2012 में पूछा है वो नियोजन है गोल्स ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मेंटल ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दी। मतलब ये किसके लिए है? इसका हिंदी बता दो, लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, ये सभी। देखिए ये सभी है। जिस क्वेश्चन में प्रायः अगर ये रहा कि क्वेश्चन की ये सभी, तो उसको ये सभी ही मारिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि सर अच्छा है, ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं। ये लेसन 7 था, कल लेसन 8 बनाएंगे। अगर आप लोग देख करके इसका अच्छा रिस्पांस दिए तो जरूर 8 बनाएंगे, नहीं रिस्पांस दिए तो दूसरे क्लास का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।